जिस थानेदारी का हम जिक्र कर रहे हैं फैसल साहब, आपने भी जिक्र किया, क्या आप समझते हैं कि जो कुछ आज इस ऑपरेशन से वाजे हुआ है वो वाजे सिर्फ भारत पर नहीं हुआ बल्कि शायद भारत के उन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पर भी हुआ है जो शायद ये सोचने पर मजबूर होंगे कि अब भारत को इस खित्ते का थानेदार बनाकर नहीं पेश कर सकते, क्योंकि उनके पास बेशक स्टेट ऑफ द आर्ट तमाम तर इक्विपमेंट, आर्सेनल्स, जहाज, सिस्टम्स मौजूद थे, लेकिन उसको पारा पारा एक छोटी फोर्स ने करके दिखा दिया। जी मेरे लिए सवाल है। जी फैसल साहब। जी देखिए, मैं इसको सोच रहा था और इस तरह से देखने की भी कोशिश कर रहा था। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो क्या ये मेजर पावर्स की जो रेवलरी चल रही है एशिया पैसिफिक में, क्या ये उसी का एक शाखसाना नहीं है कि एक तरफ चीन और पाकिस्तान का इत्तेहाद था। मतलब जाहिर बात है कि उस तरह से फॉर्मल इत्तेहाद तो नहीं था, लेकिन जाहिर बात है हमारा डिफेंस कोलैबोरेशन है, हमारे डिप्लोमेटिक क्लोज रिलेशंस है, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और एक तरफ यूएस और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो ये दोनों भी बड़े गौर से इस चीज को देख रहे थे कि इसमें से निकलेगा क्या और किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। क्योंकि देखिए, यूएस ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है मिलिटरीली, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली, बिल्कुल कि वो इस काबिल हो जाए कि उसको चीन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी के तौर पे यूएस यूज कर सके। तो यूएस की भी होप्स थी इंडिया से कि क्या इंडिया वो एसेंडेंसी हासिल कर सकेगा जो यूएस के स्टैंडर्ड पे आती हो, उस क्राइटेरिया पे आती हो। और चीन जाहिर बात है उस तरह से तो नहीं पाकिस्तान को देख रहा था, लेकिन जाहिर बात है कि चीन का डिफेंस कोलैबोरेशन है पाकिस्तान के साथ, एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो चीन भी होपफुल था कि इस पे पाकिस्तान को बेसिकली राइज करना चाहिए। तो आप सही कह रही हैं कि इट इज नॉट ओनली अ डिसअपॉइंटिंग फैक्टर फॉर इंडिया बट आल्सो दोज हु हैड हेज्ड देयर बेट्स विद इंडिया। और इधर जो दूसरा आप देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना, तो इनके लिए विन विन सिचुएशन हुई है बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब तो ये लिखा जा रहा था, गुज़िश्ता रोज मैंने इसका जिक्र अपने प्रोग्राम में भी किया था कि चाइनीज टेक्नोलॉजी एक तरह से फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रही है, और ये जो टेस्टिंग है उसने वेस्टर्न प्रोवन वॉरफेयर को जिस तरह से डिफीट किया है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आप आज देखें कि जो तबाह किया गया हमारे जो इस ऑपरेशन के अंदर भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया, दैट्स अ रशियन मेक, और 1.5 बिलियन डॉलर्स की लागत का वो है। तो ये तो अब दीगर जो मुमालिक हैं उनके लिए भी बड़ी स्टडी का बायस बन जाएगा जो कुछ आज पाकिस्तान ने कर दिखाया है। हैविंग सेड दैट अरशद साहब, देखिए मुझे ये बताइएगा कि आपके पास आपने देखा कि इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया अपने इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम में, और कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर एयर डिफेंस आपका बहुत मायने रखता है आजकल के दौर में। आपको क्या लगता है, वेयर आर दे लैकिंग? देव गॉट राफेल्स, देव गॉट एवरीथिंग दैट दे वांटेड, फिर क्या वजह है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही? डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, और मैं इस पॉइंट को जो फैसल भाई ने उससे रिलेट करना चाहूंगा। इट इज नॉट ओनली वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, आपने अभी एक पॉइंट आउट किया है, इट इज रशियन टेक्नोलॉजी एज वेल। सो दैट मींस टॉप ऑफ द लाइन रशियन टेक्नोलॉजी, टॉप ऑफ द लाइन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। और आपने शायद पिछले रोज देखा होगा मोदी को अमेरिका ने भी ऑफर की कि हम आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देते हैं। तो बात यह है, इट इज नॉट व्हाट यू हैव, इट इज हाउ यू एम्प्लॉय, हाउ डू यू ट्रेन। वो जो कहते हैं ना कि मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। मैं आपको बड़े जिम्मेदाराना तरीके से ये बात कन्वे कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की हद तक जो मुझे आई एम प्रीवी टू दैट कि हमने इस सारे कॉन्सेप्ट को, इस सारे स्ट्रेटजी को, इस पूरे डॉक्ट्रिन को न सिर्फ पे रिहर्स किया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर वो मौका इस्तेमाल किया while remaining within our own country। आपको हमेशा से पता है कि पाकिस्तान पीसफुल नेशन, हम अमन के दाई रहे हैं, अमन के दाई रहेंगे और अमन का पैगाम देते रहेंगे। लेकिन हम उसके लिए हमदन तैयार थे। जो आपने लैकिंग फैक्टर की बात किया, मैं चंद फैक्टर्स बताऊंगा। सबसे पहली बात है क्लैरिटी ऑफ थॉट, देन इज मेकिंग एन इंटीग्रेटेड सिस्टम,
Fourth, that you have to prepare yourself for any eventuality. अगर आप सोचें तो हमने जो 2019 में किया, पूरी दुनिया का ख्याल था कि शायद पाकिस्तान लरज़ गया है, लेकिन हमने एक बहुत वेल कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स किया। अब आप परसों का और कल का, आज का भी देखें तो आज क्या हुआ कि हमें दोबारा से प्रोवोक किया गया। कल तक हम रिस्ट्रेन कर रहे थे, लेकिन जब दोबारा प्रोवोक किया तो फिर दुनिया ने देखा कि शाहीनों ने वो कर दिखाया कि जिसको शायद इंडिया तो बहुत दूर की बात है, शायद वेस्ट में किसी को ये कंसीव ही नहीं हो सकता था। और मेरा मानना एक है, जो कि मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा मानना यह है कि इसकी सब खामी का जिम्मेदार उनकी लीडरशिप है। मिस्टर मोदी इज अ फाशिस्ट लीडर, ही इज अ वन हु इज प्रोवोकिंग, हु इज नॉट ह्यूमन, बिकॉज वो अपने मुल्क के अंदर अगर सेकुलर सिस्टम को तबाह कर रहा है, अगर अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को तबाह कर रहा है, उससे किसी नेकी की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और ये उस लीडरशिप का फेल है। और डॉक्टर साहब मुझे एक और इजाजत दें, मेरे ख्याल में मैं इंडियन एयरफोर्स की बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी। बट अगर आप रिकॉल करें तो एक इंडियन वाइस चीफ ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी दैट वी आर ऑपरेशनली नॉट रेडी। जहाजों को या इक्विपमेंट को लेना नहीं होता, उसको इंटीग्रेट करना होता है, उसको ऑपरेशनलाइज करना होता है, उस पे ईज ऑफ ऑपरेशन करने होते हैं। और ये उनकी प्रोफेशनल एक स्टेटमेंट आई कि जनाब हम ऑपरेशनलाइजेशन के लिए तैयार नहीं हैं, राफेल को हम अभी इंडक्ट नहीं किया। और ये वो साहब हैं जो कि इंचार्ज थे राफेल की इंडक्शन के। तो जब उसने कहा उसको आपने सैक कर दिया, फिर आप बुज़दिलों की इज्जत करते हैं। अभिनंदन जो कि चाय पीने अंदर घुस गया था, उसको आपने हीरो बना दिया, अकाउंटेबिलिटी रखी नहीं। और आपने एक ऐसी इल कंसीव पॉलिसी और इल कंसीव स्ट्रेटेजी के तहत इस सारे को लॉन्च किया कि आज के बाद Indian Air Force will take a decade to look into our eyes. We've proven that in 1965, and now today we have again proven that it is the weapons, it is not only the quantity, it is not even the quality. It is how do you deliver, how do you have believe in yourself, and how you collectively and harmoniously activate this all affair. ये बात बड़ी आपने ज़बरदस्त कही कि एटलीस्ट डेकेड लगेगा अब इंडियन एयरफोर्स को संभलने में और समझने में कि उनके साथ हुआ क्या है और उन्हें किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। मैं आपकी तरफ आती हूँ फैसल शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि देखिए जैसे अभी अरशद साहब कह रहे हैं कि उन्हें किसी किस्म की कोई, जैसे कहते हैं ना, अच्छी ना वाइब्स हैं ना उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी साहब से, क्योंकि जो कुछ वो करते आए हैं इस पूरे खित्ते के अमन को बिगाड़ने के लिए और हमेशा अपने सियासी मकासद के लिए वो जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते आए, जहां से ये वाक़या शुरू हुआ, यानी पहलगाम के बाद से लेके आज तक जो कुछ हुआ है, क्या आप ये समझते नहीं कि दुनिया को उन्हें और इंटरनेशनल कम्युनिटी ख़ास तौर से उनको अब पूछना होगा कि आपने किस बुनियाद पर बगैर मतलब किसी एविडेंस के एक सॉवरन कंट्री के ऊपर जो जारियत का मुजाहरा किया और फिर वहां तक बात लेकर आ गए कि जहां पर आप उनकी एयर बेसिस को अटैक कर रहे थे और फिर आपको एक अच्छा जवाब भी मिला। आप समझते हैं ये होता देख रहे हैं कि उनसे सवाल और जवाब किए जाएंगे? देखिए, अगर आप दुनिया में आजकल कोई किसी इंटरनेशनल सिस्टम की बात करना चाहती हैं या इंटरनेशनल लॉ की बात करना चाहती हैं या मोरालिटी की बात करना चाहती हैं, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में आजकल, टू बी वेरी फ्रैंक। बुक्स में जरूर है लेकिन एग्जीक्यूशन में और इम्प्लीमेंटेशन में नहीं। गाजा में हम देख रहे हैं, ये गाजा में हम देख रहे हैं कि क्या कुछ नहीं हुआ है और कोई कुछ नहीं कर सका। तो उम्मीद तो हमें किसी से नहीं रखनी चाहिए कि वो मोदी साहब से कुछ पूछेंगे। देखें, आजकल जो दुनिया में उसूल है वो ये है कि आपने अपनी ताकत के बदले के बलबूते पे अपना हक हासिल करना है, अपना इंटरेस्ट पूरा करना है। ये आज का फॉर्मूला है करंट प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट का। तो इसमें पाकिस्तान ने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि जी हम अपनी ताकत के बलबूते पे अपना हक हासिल कर सकते हैं। हमारा हक क्या है? हमारा हक ये है कि हमें चैन से जीने दिया जाए, हमारे मुल्क में खलल ना किया जाए टेररिज्म के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू। हमारे साथ जो बाहमी मुआहदे किए हैं उनको यकतरफा तौर पे तब्दील ना किया जाए, उनसे मुनरिफ ना हुआ जाए। मतलब एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस के हम ख्वाह हैं हमेशा से।
और अगर आप नहीं चाहेंगे तो अब हमने अपनी रेट स्टेब्लिश कर दी है, हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है। तो अब मेरा ख्याल है कि किसी और को पूछने के बजाय ये इंडिया के अंदर से ये आवाजें उठेंगी। कांग्रेस और बाकी जो उसके साथ जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो अभी भी आवाजें उठा रहे हैं। वो अब ज्यादा जोर से आवाजें उठाएंगे कि भाई ये मोदी साहब हर 3-4 साल के बाद क्या ड्रामा रचाते हैं और उसमें से फिर निकलता क्या। और इस दफा तो बहुत ही तबाही हुई है, इस दफा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। तो लोगों को अपने लीडर से पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या मिला ये सब करने से, और अगर तुमने आखिर में बातचीत ही करनी थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बातचीत की, इतनी मार खा के क्यों बातचीत कर रहे हो।